नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सेवाएं लापता, अर्थी को भी न मिला रास्ता की। जरा सोचिए, आप बीमार हैं, आप अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां आपको एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि कागज भी नहीं मिलता, मोबाइल पर फोटो थमा दी जाती है। अब जिसके बाद डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं स्क्रीन पर आपकी उस रिपोर्ट को देखकर आपका इलाज करने के लिए। लेकिन थोड़ा और सोचिए, यानी आगे सोचिए, अगर उसी इलाज में गड़बड़ी हो जाए और आपको पता चले कि जिस डॉक्टर पर आपने भरोसा किया वो असली डॉक्टर ही नहीं था, एक झोला छाप था जो आपकी जिंदगी से खेल रहा था। और अगर उसके बाद भी सिस्टम नहीं जागता तो अब हम आपको कुछ और सोचने पर मजबूर कराएंगे। जब आपकी अर्थी उठे तो उसे ले जाने के लिए सड़क तक ना हो, कीचड़ में टूटे रास्तों में लोग कंधों पर उठाकर आपको ले जा रहे हो। सोचिए, इस कल्पना मात्र से आप डर जरूर गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। एटा में जहां करोड़ों खर्च कर दिए गए, उसके बाद भी मरीजों को मोबाइल से एक्सरे रिपोर्ट दी जा रही है। कौशांबी में झोला छाप के गलत इलाज ने एक महिला की जान ले ली। अमरोहा में बुजुर्ग की अर्थी को भी सम्मानजनक रास्ता नसीब नहीं हुआ। ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं, 3 अलग अलग जिले हैं, लेकिन इन तीनों घटनाओं के बाद सवाल एक ही है, क्या यही सिस्टम है? क्या यही सुविधाएं हैं? क्या यही विकास है? आज जनहित में हम इसी सच्चाई का सामना करेंगे और जवाब मांगेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ इन 3 तस्वीरों का या खबरों का नहीं है, सवाल आपकी और हमारी जिंदगी का है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। सेवाएं लापता, सिस्टम बेनकाब, मोबाइल से इलाज, ये कैसा अस्पताल? झोला छाप का खेल, मौत का जाल, सड़क गायब, अंतिम सफर बेहाल, करोड़ों खर्च, नतीजा बदहाल। ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये तस्वीरें हैं उस सिस्टम की जहां करोड़ों खर्च होने के बाद भी इलाज अधूरा रह जाता है। सोचिए, आप अस्पताल पहुंचते हैं उम्मीद लेकर, भरोसा लेकर, लेकिन वहां न मशीन ठीक से काम कर रही है, न आपको आपकी रिपोर्ट मिल रही है। एटा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एक्सरे के फिल्म नहीं, बल्कि मोबाइल फोन से फोटो देकर भेजा जा रहा है। डॉक्टर मोबाइल स्क्रीन पर देखकर इलाज करने को मजबूर है, और सवाल ये कि क्या अब इलाज मोबाइल की तस्वीरों के भरोसे होगा? नाम आपका? प्रवेश कुमार। प्रवेश, किसको लेके आए हैं आप यहाँ मेडिकल कॉलेज? अपने भाई को। अच्छा, क्या हुआ है? ये छत से गिर गया। अच्छा, एक्सरा कराने आए थे? एक्सरा कराने आए थे। हो गया एक्सरा? हो गया। मतलब एक्सरा मिल गया है आपको? एक्सरा नहीं, फोटो मिला है। मोबाइल से फोटो खिंचवाए? हाँ, मोबाइल से फोटो मिले। तो उनसे कहा नहीं एक्सरा हमें दे दीजिए? हैं? एक्सरा के लिए नहीं कहा? नहीं, एक्सरा बोले नहीं, मोबाइल से फोटो ले जाओ। मोबाइल से ही? और अब ये तस्वीर जहां लापरवाही सीधे मौत में बदल गई। सोचिए, आप अपने अपनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जिसने आपका ऑपरेशन किया, दरअसल वो असली डॉक्टर ही नहीं था। कौशांबी में एक महिला की जान चली गई। आरोप है गलत ऑपरेशन का, आरोप है झोला छाप पर गलत ऑपरेशन करने का, जिसके बाद लगातार हालत बिगड़ती गई। परिजन सड़क पर उतर आए, चक्का जाम हुआ, लोगों का गुस्सा फूटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फर्जी डॉक्टर किसकी शह पर खुलेआम लोगों की जान से खेल रहे हैं? तुरंत इसको यहाँ पे रिफर करते हैं, फिर यहाँ पे वहाँ पे दुगना चार्ज लेते हैं यहाँ पे, और कोई ढंग का इलाज नहीं। कमीशन खोरी होती है। हाँ, कमीशन खोरी। जितने भी लेडीज केसेस आते हैं, डिलीवरी वाले केसेस आते हैं, वो सब यही रिफर, मतलब कि प्राइवेट में रिफर कर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर लगाता है, वहाँ कर दिया जाता है उनको, डॉक्टरों को। बात मामला हमारा है कि 6 तारीख को हम ऑपरेशन बच्चे का यहाँ करवाने आए थे, बोला है करवा दिए हैं। यहाँ ऑपरेशन जो है गलत कर दिए हैं प्रभा हॉस्पिटल में। किस तरीके से गलत किया गया है? तो जो है जो टाँका लगाने के समय आज जो है सिल दिया गया है 4 जगह से। कैसे पता आपको वहाँ सिल दिया गया? वहाँ इलाहाबाद जब गए हम ना, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड और एक्सरा, CT स्कैन सब कुछ करवा के हमारे पास इलाहाबाद
लड़का है जिनका नाम सरिता देवी है, पत्नी राम सेवक, उम्र लगभग 28 वर्ष है। तो इनको करीब 6 मार्च को कुछ समस्या थी बच्चे जाने वगैरह की, तो इनको परिजन के अस्पताल में यहाँ पर ले आए थे प्रभा हॉस्पिटल में। तो इनको 15 मार्च तक इनका यहाँ इलाज चला। उसके बाद थोड़ा तबियत के सुधरी नहीं तो इनके परिजन इनको इलाहाबाद ले गए सिटी हॉस्पिटल में। तो आज जानकारी प्राप्त हो रही है कि आज सुबह इनके वहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो परिजन उनके डेड बॉडी को आज यहाँ ले आए थे, रख दिए थे। इनकी कुछ मांग थी कि जो इलाज जिसमें लापरवाही बरती गई है इसमें अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में सीएमओ साहब की टीम यहाँ पर आई थी और अस्पताल को सीज कर दिया गया है। कौन से अस्पताल को सीज किया गया है? ये प्रभा हॉस्पिटल जो आपके यहाँ दिख रहा है 12 में कौशाम्बी थाना अंतर्गत, तो इसको सीज कर दिया गया और जो विधिक कार्रवाई हो रही है इस पर की जा रही है। और अब ये तस्वीर जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता दिखाती है। सोचिए, जब जिंदगी खत्म हो जाए तो इंसान को कम से कम एक सम्मानजनक अंतिम सफर तो मिले, लेकिन यहाँ वो भी नसीब नहीं हुआ। अमरोहा में एक 80 साल के बुजुर्ग की अर्थी कीचड़ और टूटी सड़क के बीच कंधों पर उठा कर ले जानी पड़ी। न रास्ता, न सुविधा, न व्यवस्था। जिंदगी भर सिस्टम ने साथ नहीं दिया और मौत के बाद भी सम्मान नहीं दिया। सवाल सीधा है, क्या विकास सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी कहीं मौजूद है? 3 तस्वीरें, 3 जिले, लेकिन एक ही कहानी लापरवाही की और सिस्टम की नाकामी की। एटा में इलाज मजाक बन गया, कौशाम्बी में इलाज मौत बन गया और अमरोहा में अंतिम सफर भी सम्मान से न हो पाया। तो सवाल सीधा है, जब अस्पताल भरोसेमंद नहीं, डॉक्टर सही नहीं और सड़कें मौजूद ही नहीं, तो आखिर आम आदमी कहां जाए? करोड़ों का बजट है, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जमीन पर सब कुछ ध्वस्त है। सवाल वही है कि आम आदमी ऐसी लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर कब तक चुकाता रहेगा? सिस्टम आखिर कब जागेगा? जवाब आखिर कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में श्याम सलोनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रीता मित्तल सोशल एक्टिविस्ट है, पारुल भार्गव सोशल एक्टिविस्ट हैं और ज्ञानेश कुमार हमारे साथ संवाददाता हमारे एटा से जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एटा से ज्ञानेश कुमार का रुख कर लेंगे। एटा में क्या स्थितियां नजर आई? ज्ञानेश, साफ तौर पर देखने को मिला कि हर जगह पर जो बजट है वो करोड़ों का है, लेकिन सुविधाएं असल में शून्य नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है? एक्सरे हो तो रहा है, लेकिन मोबाइल पर उसकी फोटो खींचकर मरीजों को दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि मोबाइल की फोटो के भरोसे आम जनता का इलाज कैसे होगा? जो बारीक फ्रैक्चर्स होते हैं, इनको कैसे मोबाइल स्क्रीन पर समझ पाना आसान होता होगा, या कैसे डॉक्टर्स इसको समझकर आगे इलाज कराते होंगे? क्या स्थितियां है और आखिर क्यों एक प्रिंट मशीन नहीं आ पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दो, जनपद एटा के मेडिकल कॉलेज की सरकार के द्वारा पूरी तरह से एक सौगात दी गई और देखने की वाली बात है कि सरकार के द्वारा इस सौगात को कहीं दूसरे जनपद में ना भटकना पड़े, इसलिए एक सौगात दी गई। मेडिकल कॉलेज के लिए अगर बात की जाए तो यानी कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आ रही है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा, क्योंकि 4 दिन से एक्सरे मशीन खराब होने के बावजूद भी एटा में जब जो मोबाइल के द्वारा यानी एक्सरे को और उन डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही आ रही है। अब देखने वाली बात है कि एटा के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा 4 दिन से क्यों नहीं एक्सरे मशीन मंगाई गई और आखिरकार इस उन जो तीमारदार हैं उनके मरीजों के लिए आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई जिससे लोगों को नुकसान, मतलब जो मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एटा के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन एवं प्राचार्य के द्वारा अभी तक यानी जो एक्सरा मशीन है ना तो अभी तक बदलवाई गई है। आखिर उन जो मरीज हैं उनके लिए क्या यानी मतलब ऐसी स्थिति में जो केवल मोबाइल से ही मतलब डॉक्टरों को दिखाएंगे और मोबाइल से ही इलाज कराएंगे? अब देखने वाली बात है एटा के प्रशासन एवं एटा के मेडिकल प्राचार्य के द्वारा जो लापरवाही जो बरती गई है, आखिर क्यों नहीं मतलब इस प्लेट के द्वारा यानी किसी तरह से मतलब किस तरीके से जो प्लेट होती है उसके हिसाब से मतलब कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एटा के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन प्राचार्य के द्वारा इस तरीके की लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि एटा के मेडिकल कॉलेज में एक नहीं कई अव्यवस्थाओं को देखने को यानी मिल रहा है कि अव्यवस्थाएं कई लगातार आप अपने के न्यूज इंडिया ने पूरी तरह से खबर को दिखाया। एक प्लेट्स जो मतलब यानी खून जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके अलावा यानी खून को पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि एटा के मेडिकल के प्राचार्य के द्वारा अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे मतलब आम जनता को, आम मरीजों को कोई जो समस्या है उसका समाधान करना पड़े। जी ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान हैं। शीरब चौधरी अमरोहा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शीरब, अमरोहा से क्या तस्वीरें सामने आई? साफ तौर पर हैरान कर देने के जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे कौशाम्बी की बात हो या अमरोहा की बात हो, आखिर क्यों ये लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं? बताना चाहूंगा, हाँ, जनपद अमरोहा से जो तस्वीर सामने आ रही है, आप उसमें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मानवता कहाँ खत्म हो गई है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किस तरह का विकास कार्य उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जैसी मंशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी है, उसके अनुरूप काम हो रहा है या उसके विरुद्ध धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये आप जो जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर के गांव गारापुर से आपको देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। एक अंतिम संस्कार के लिए 80 साल के बुजुर्ग को जो अर्थी जा रही है और जो ग्रामीण है उसमें पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं। पानी में को निकलना मजबूरी हो गया है। इसमें ग्रामीण कितने मजबूर होंगे जब वो पानी में को अंतिम संस्कार लेके जा रहे हैं। आप इसमें जो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होते हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, चाहे वो जिला लेवल पे हो या तहसील लेवल पर हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सबको संलिप्त देखा और समझा जा सकता है। क्योंकि ऐसी ये जो घटना अमरोहा से आज सामने आई है, ये दूसरी बार घटना सामने आई है। इससे पहले जनपद अमरोहा के ही तहसील हसनपुर के गंगाचोली गांव में देखने को ये तस्वीर मिली थी, जहां पर कीचड़ युक्त सड़क और जिसमें जल भराव के कारण लोग अंतिम संस्कार के लिए दिखाई दिए थे। लेकिन उस पे भी के न्यूज ने उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। वहीं जाकर उस गांव में जाकर तमाम लोगों से बातचीत करते हुए उसकी सारी परेशानियों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से भी सवाल किए थे और आम जनता से भी ग्रामीणों से सवाल किए थे। लेकिन इसके बावजूद आज तक भी अभी इस वीडियो के वायरल होने के पहले जिला प्रशासन के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर जो नहीं रहेंगी है, क्योंकि ये तस्वीर बेहद हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली है। क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि पूरे सूबे में कोई ऐसा गांव पूछा नहीं रहना है बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री की इस मंशा को पूरा न करने के लिए अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना तो सड़क पर कोई विकास नजर आता है। ऐसा नहीं है कि सड़क के लिए बजट पास नहीं हुआ होगा, लेकिन जरूर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होगा। ठीक है, लौटेंगे हम। और मेहमान हमारे साथ में है कौशाम्बी में अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिरुद्ध, एक झोला छाप के चलते एक महिला की जान जाने का मामला सामने आया है, स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हैं। अनिरुद्ध जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये कौशाम्बी के बिरौसा गांव का मामला है, जहां पे प्रभा हॉस्पिटल में एक महिला का ऑपरेशन कराया गया था। अपने इलाज के लिए ऑपरेशन कराया गया और अस्पताल पहुंचकर वहां पे इलाज होने के बाद ऑपरेशन ठीक रूप से नहीं किया गया, महिला की मौत हो गई। परिजनों ने कल अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया। उसके बाद मौके पे जिला सीमो पहुंचे को संजय कुमार व अस्पताल को सीज कर दिया गया। ठीक है, चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में अभिनव सिंह भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेहमान भी हमारे साथ में पहले से लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले श्याम सलोनी जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। श्याम सलोनी जी, इन सभी तस्वीरों को आपने देख ही लिया होगा। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने उठाई हैं, जिनमें साफ तौर पर जनहित का बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है। पहले तो आप अस्पताल जाएंगे तो रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, मोबाइल में फोटो खींचकर दे दी जाएगी कि जाइए इसको लेकर और अपना इलाज करवाइए जाके। आप इलाज कराने पहुंचेंगे, डॉक्टर भी सही नहीं मिलेगा, झोला छाप आपके इलाज के लिए तैयार बैठा है, जिसमें हमारी, आपकी या किसी भी मरीज की जान कब चली जाए पता नहीं। उसके बाद अंतिम संस्कार तक सम्मानजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। रास्ता आपने देखा, एक अंतिम जो सफर है वो भी सही से नहीं मिल पा रहा है, सड़कें बदहाल हैं। आखिर क्यों? ये तस्वीरें जो सामने आई, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा?
गरिमा जी, आपको और साथी मित्रों को मेरे राधे राधे। देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार हमारी है और एक सुशासन का नारा जो दिया है और सुशासन पर कार्य कर रही है सरकार, लेकिन जहां जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां होती हैं, कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है 2027, सरकार को बदनाम करने की नियत से, क्योंकि जनता में सरकार के प्रति एक आकर्षण है, सरकार के प्रति जनता में लगाव है, तो उस आकर्षण को, उस लगाव को कैसे दूर किया जाए, तो ये विपक्ष के लोगों की एक इसमें चाल भी हो सकती है, कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत है, कुछ लापरवाही भी है। एटा का जो विषय है, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य लगभग मेरिट से या उनके तीमारदारों से नहीं मिल पाते हैं। उस स्थिति में जब अव्यवस्थाएं फैलती हैं तो जो तीमारदार होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि से मिलते हैं। वहां के सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा हादसा हो रहा है, मोबाइल पर एक्सरे की कॉपी दी जा रही है, क्या सांसद के कानों में जू लग रही है? किस बात के लिए वहां सांसद बने हैं? क्या जिम्मेदारी है उनकी जनता के प्रति? केवल चुनाव लड़ना है, लोगों को जाति में वोट लेना है, इस बात के लिए वो चुनाव लड़ना है, केवल सत्ता चाहने के चुनाव लड़ते हैं। ये सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं और एक प्रचार भी उतने ही जिम्मेदार है। चलिए, तो सरकार को बदनाम करने वाले अगर लोग उत्पन्न हो रहे हैं आप ही की सरकार में, तो आप इन बदनाम करने वाले लोगों पर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की जान जाने दे रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये तो गलत है ना। इसलिए थोड़ी आपको सरकार में आम जनता लेकर आई थी, इसलिए लेकर आई थी कि आप उसको सुविधाएं देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, सड़क अच्छी करेंगे। ये बेपटरी व्यवस्थाएं थोड़ी चाहिए थी उसको। आपको सरकार में लाने का क्या मतलब है? आपसे उम्मीदें तो यही की गई थी ना आम जनता के द्वारा। गर्मा जी, हाँ, सरकार ने हर तरह से जनहित के कार्य किए हैं और जनता भी सरकार के कार्यों से प्रभावित है। इसीलिए नहीं तो हमने इसीलिए जनहित में आज ये मुद्दा उठाया कि आखिर ये तस्वीरें क्यों सामने आई। एक शख्स जिसको अंतिम सफर तक सही तरीके से सम्मान पूर्वक जिसका ना हो सका, अब आप सोचिए उसको पहले तो जीते जी आपने क्या सुविधाएं दी। मैंने वो भी आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा दी, हाल आपने देख लिया है। चलिए लौटेंगे हम आपके पास में। समाजवादी पार्टी की ओर से अभिनव सिंह जी हमारे साथ में है। अभिनव, आवाज मिल रही है क्या? अभिनव जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का हम रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत सर आपका। शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग 3 तस्वीरें हैं, मतलब ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, हालांकि प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लगातार भरसक प्रयास करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, न जाने कितनी जगहों पर जाकर उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड तक कर दिया, बड़े एक्शन तक ले लिए, लेकिन बावजूद इसके मशीन है तो प्रिंटिंग मशीन नहीं है, कि मतलब रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रही है कि वो आगे ले जाकर डॉक्टर से अपना इलाज करा सके। मोबाइल में फोटो, आप सोचिए किसी को बारीक फ्रैक्चर हुआ हो वो कैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन में समझ में आएगा? शैलेंद्र जी, सही बात। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसके ऊपर इतना अधिक प्रेशर है और जो लोग इसमें प्रशासन में है, जो इसमें सारी सुविधाओं को सुनिश्चित करते हैं, वो लोग बिल्कुल एक फिक्स कर रखा है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सप्लायर है, उसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं। जो चिकित्सक है वो जितने कम समय में जितने अधिक मरीजों को देख रहा है, उतने कम समय में तो आप कायदे से लोगों से बात करके समझ नहीं सकते कि आदमी कौन है, वो उनका इलाज कर रहा है। ये वास्तविकता है। जो प्राइवेसी का नियम है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक प्राइवेसी का एक्ट है पूरा, कि किसी मरीज की बीमारी के बारे में दूसरा मरीज नहीं जान सकता या दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता डॉक्टर के सिवाय। उसके बावजूद किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, देखिए डॉक्टर आजकल वायरल वगैरह से या जब से कोरोना आया है इतना घबराया हुआ खुद बैठता है 8-10 फीट की दूरी पर, और वो भी पट्टी लगा करके चेहरे पर। और दूर ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? अगर प्रिकॉशन लिया जा रहा है तो अच्छी चीज है। प्रिकॉशन बचने तक तो लीजिए, इस तरह नहीं ले सकते कि आप 10 फीट दूर बैठ कर आप किस पेशेंट का इलाज करेंगे। ठीक है, यानी जिम्मेदारी सही निभाई है। पेशेंट आपको बोल ही नहीं पा रहा और चिल्ला के बोले तो आप तक पहुंचे बात। आपके आगे जूनियर बैठे हैं। अभी मैं कल गया था परसों सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में, वहां पे देखा डॉक्टर एस देव बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर, पिछले 15-20 साल से हैं यहाँ पर। हमने देखा वो बैठे हुए 10 फीट अंदर, आगे की तरफ सब बच्चे बैठे हुए जो उनके जूनियर है,
वो पीछे एकदम कोने में। अब यहाँ से आदमी चिल्ला के उनको बोले तब वो सुनेंगे, और उसके बाद जो दवा होगा उन्होंने कुछ बोली, और जो जूनियर डॉक्टर उन्होंने 2-2, 3-3 वो एंटीबायोटिक लिखे। कहाँ तक सही है कहाँ नहीं, ये सब झोल झाल चल रहा है। यद्यपि इसके बावजूद वास्तविकता ये भी है कि जिस तरह का प्रेशर है, मरीजों की संख्या है, ये कर पा रहे हैं, वरना ये भी ध्वस्त हो जाए। 1 रुपए में पर्चा बन रहा है और बाकायदा इलाज हो रहा है, उनकी सबकी जांच भी हो रही है, मुफ्त में जांच हो रही है। लेकिन तब प्रेशर है, एक्सरे जिसकी जरूरत नहीं है उसकी भी एक्सरे कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर आप एक्सरे होंगे उतना नंबर आप वो बिलिंग होगी, उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उतना नंबर आप का पेमेंट बनेगा, वो कमीशन हर जगह जाएगा। ठीक है, यानी मनमाफिक काम किए जा रहे हैं। जबकि इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रजेश पाठक जी जब से आए हैं उन्होंने वाकई कोशिश की है, जगह जगह जाके उसको, चाहे आप माननीय प्रचार के लिए कर रहे हैं जो भी, लेकिन वो सही में जा रहे हैं। और जहां जरूरत पड़ती है, यदि कोई उनके संपर्क में आ गया, जबकि संभव नहीं है कि कोई एक मंत्री, कोई एक व्यक्ति सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहे, वो क्या करेगा? सिस्टम बना सकते हैं, बना दिया उन्होंने, लेकिन उस सिस्टम में इतने लोग हैं, इतने लोगों का वर्चस्व उसमें कायम है पहले से, कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये तब तक नहीं बहुत कायदेस हो पाएगा जब तक हम इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। दवाई खरीदनी है खुद तय करो और खुद जिम्मेदारी दो। ये नहीं हो सकता कि ऊपर आपने तय कर दिया सप्लायर को, अब ऊपर से आदमी सप्लाई मशीन, वो एक्सरे मशीन लगा रहा है और वही आकर के उसको सही कर रहा है। अब जब ऊपर से तय हो रहा, प्रमुख सचिव तय करेंगे कि एक्सरे मशीन कौन ठीक करेगा, तो आपका सीएमएस क्या कर लेगा? ठीक है, सीएमओ क्या कर लेगा? ठीक है, यानी लगातार लापरवाही जो है वो सामने आ रही है, लेकिन उस पर जिम्मेदार अपने एक्शन से चूक रहे हैं। शायद यही वजह है कि मामले जो है घटने की बजाय बढ़ते जाते हैं। लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस से चर्चा की करेंगे शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, इनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में रीता मित्तल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रीता जी, आखिर ऐसे मामलों में लापरवाही सबसे पहले आप किसकी मानती हैं? नहीं लगता कि अगर जिम्मेदार अपने एक्शन या ऐसे मामले सामने आने के बाद ही अगर अपनी जिम्मेदारी निभा दें, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते, तो शायद वो जो एक चेन होती है वो टूट जाए और बेहतर काम शुरू हो जाए। ये जो घटनाक्रम हुआ इन लोगों के साथ, ये हमारे आपके, हमारे अपने परिजनों के साथ, किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। नहीं, जो आज हाँ, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये वाकई में बहुत ही, जैसे कहते हैं, निंदनीय, शर्मनीय है। क्योंकि एक मानव के साथ में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और जो घटनाएं अभी हुई आपके एटा में हुई है, कौशाम्बी में हुई है और अमरोहा में, ये वाकई में सोचनीय है। जबकि हमारी सरकार जो इस समय जो भी सरकार चल रही हैगी, पूरा ख्याल रखती है कि भाई सुविधाएं अच्छी तरह से मिले। अब तो गवर्नमेंट ने एटीएम मशीन भी लगा दी है, हर हॉस्पिटल में भेज रखी है, जहां आप बैठिए उसके सामने इसके तुरंत आपकी टेस्टिंग होती है, तुरंत रिपोर्ट सामने लगती है, निकल जाती है। पर लगता है कि वहां के ये एटीएम मशीन भी खराब है जिस तरह से कर रहे हैं। और जो ये कि मोबाइल से वो लोग देख रहे हैं, मोबाइल से कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। तो इसमें तो शासन को जो भी कॉलेज है, जो भी हॉस्पिटल, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक जान जा रही है, ये नहीं सोच रहे कि जान जा रही है। जान बहुत बड़ी चीज होती है। और जिस आदमी को उसकी अर्थी को भी ले जाया गया और रास्ता किसका खराब था, तो ये तो प्रशासन को, जो हमारे जो सड़क और इतने गड्ढे बन रहे हैं, सब इनको देखना चाहिए। जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो भी सबको देखना चाहिए कि सड़क कैसी जा रही है। जहाँ जगह जहाँ वो क्रियाक्रम होता है वो जगह के साफ रखना चाहिए और रास्ते साफ रखने चाहिए। तो इसमें मेरी यही कहना है कि प्रशासन को उस हॉस्पिटल में जहाँ भी ये कार्रवाई है, सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। जो उस समय मौजूद डॉक्टर हैं उनको यहाँ तक है भाई उनको सस्पेंड करें। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं करेंगे, किसी के प्रति कार्रवाई नहीं होगी सख्त, तब तक इसी तरह से चलती रहेगी। सुविधाएं बहुत दे रही सरकार, पर उसको जो कॉलेज वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इस समय सख्त कदम लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय घटनाएं हैं।
कि मानवता के साथ एक अत्याचार है, किसी की जान चली गई, किसी के घर का कोई भी है आदमी जा रहा है, एक महिला है जिसके मतलब हॉस्पिटल गई, उसके साथ भी यही हुआ, कुछ नहीं किया डॉक्टर्स ने, उल्टा वो उसके भी चीज बेकार कर दी। मतलब जैसे कहते हैं कि उसके भी बच्चेदानी वगैरह निकाल दी गई, इस तरह से करके मतलब आप किसी का एक मातृत्व खत्म कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी शर्मसार घटना है। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन को इस समय सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मानव है, जो हम लोग हैं, जो भी है, ये सब, इसमें कोई ये नहीं कि पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक सोच के एक सामाजिक बात करनी चाहिए, इसमें सबको वो करना चाहिए, और वहां भी जो है प्रशासन को पूरा राइट करना चाहिए कि जो भी वहाँ के डीएम कमिश्नर है उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी होना चाहिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सही हो, हमारे जो मंत्री बिल्कुल, लेकिन उस मंशा पर पानी फेरने का काम जो जिम्मेदार कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले इन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बेहतर काम भी कर रही है, उसे धरातल पर आप नहीं उतारेंगे, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या मतलब है, आम जनता नहीं समझेगी ना उन चीजों को। खैर, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में पारुल भार्गव जी भी हैं, और उसके बाद फिर अभिनव सिंह जी के पास में आएंगे, जुड़ चुके अभिनव जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत अभिनव जी आपका। पहले पारुल जी को हम सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। पारुल जी, क्या कहना चाहेंगी? अस्पताल में कमी है, गांव में लाचारी है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, अब बताइए, एटीएम मशीन जो इतनी अच्छी सुविधा है जिसमें आपके सारे एक्सरे और सब कुछ हो सकते हैं, तो वो भी लगातार मैंने भी जानना चाहा, कई जगह मशीनें खराब पड़ी हैं, वो मशीनें खराब भी पड़ी हैं, यूज भी नहीं हो रही। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पारुल जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। पारुल भार्गव जी हैं, मैम बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल बात ये करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर लखनऊ शहर में बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बलरामपुर के बगल में है एक मॉर्ग है। वहां पर अगर वहां से जब एक डेड बॉडी निकलती है मॉर्ग में जाने के लिए, वो कपड़ा इतना छोटा है, या तो वो लोअर बॉडी कवर करेगा या अपर बॉडी कवर करेगा। ये जो है एक रिस्पेक्ट है डेड बॉडी की। दूसरी बात ये है, अगर हम गवर्नमेंट या छोटे हॉस्पिटल की बात करते हैं जो सीतापुर में है, जहां आपने जो जो जगह बताई हैं, वहां पर यह है कि सरकार ने मशीन दी है, पर उसके बाद जो है उसकी मेंटेनेंस का क्या, ये कोई नहीं कह सकता। लखनऊ शहर में ही जो है बहुत बड़े दो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन दोनों के बीच में जो है केवल एक ही लाइफ सेविंग मशीन है, और ये मैंने खुद जाके देखा है, क्योंकि मेरे अपने पेशेंट थे, और वहां पर भी वीवीआईपी की लिस्ट मैंने देखी, जो वीआईपी है पहले उसको मशीन मिलेगी, बाकी दूसरे को नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बहुत ज्यादा सुपीरियर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं, उनकी रियलिटी ये है कि एक पूरे फ्लोर के लिए एक नर्स है, क्योंकि जो है पहले नर्स का ये था कि 25,000 रुपए एक नर्स की सैलरी होती थी, जो अब जो है उनको प्रैक्टिकली हाथ में कट कटा के 15,000 आती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको जो है सुबह की दवाई, दोपहर की दवाई सुबह दे दी जाती है, और रात की दवाई जो है दोपहर को दे दी जाती है, और अक्सर जो है गलत दवाई भी दे दी जाती है। अगर उसका अटेंडेंट पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो है वैसे भी उसका पेशेंट राम भरोसे है। तीसरी बात, हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करी, मैं एक प्रोटोकॉल की बात कर रही हूँ, और ये बहुत बारी हुआ है, अगर कोई पेशेंट एम्बुलेंस में हो, गाड़ी में हो, या कहीं भी हो, वो प्रोटोकॉल इतनी ज्यादा सख्त होती है कि अगर आप पुलिस को अप्रोच भी करते हो, तो भी जो है उस एम्बुलेंस को या उस गाड़ी को जो है बहुत दफा अगर पीछे होती है, उसको पास नहीं करने दिया जाता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ये चीज होती है। दूसरी बात, हम बात करते हैं जो आपने कहा कि झोला छाप डॉक्टर्स की, मैं आज ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ये जानते हैं कि झोला छाप वहाँ डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ का सीएमओ क्या कर रहा है, वहाँ का एमएलए क्या कर रहा है? पर ये पूरा काम हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है पारुल जी, हम लौटेंगे आपके पास में, अभिनव जी को भी जोड़ना है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है गिरीश जी, पहले उनको सुन लेते हैं। बहुत स्वागत सर, आपका क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन किसी भी जिले में ठीक नहीं चल रहा है। उसका कारण यह है कि अगर कोई काम 2 डिपार्टमेंटों से होना है, 2 ऑफिसों से होना है, उन ऑफिसों के बीच में लाइजनिंग कुछ होती नहीं है, और काम टाले रहते हैं, एक दूसरे पर काम होता ही नहीं है।
ये हमने कन्नौज में भी ऑब्जर्व किया और हमीरपुर में भी ऑब्जर्व किया। कई घटनाओं को हमने डायरेक्ट वीडियो करके करा दिया, लेकिन हमने ये पाया कि इसलिए नहीं होता था काम क्योंकि इनका आपस में तालमेल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहूंगा कि एक नोडल ऑफिसर प्रत्येक जिले में बनाए जो जनता की तकलीफों को सुनेगा और उसका सच्चाई जानेगा और होने लायक जितने भी काम है उसका विधि विधान पूरा बना करके जिले से आपके सीधे ऑफिस में भेजेगा। आप वहां से सचिव को दीजिए, प्रमुख सचिव को वो करा करके काम दें, कब ये काम हो पाएंगे। आज के ना तो विधायक, सांसद या आपके ऑफिसर आपको कोई सहयोग इस तरह का दे नहीं रहे, इसलिए काम हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी राय रखने के लिए। अभिनव सिंह जी का रुख कर लेंगे हम, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। अभिनव जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे जो मामले सामने आए बहुत निंदनीय है, अलग अलग जगहों पर बड़ी लापरवाहियां हुई और लोगों को उसका भुगतान करना पड़ा। क्यों आखिर? किसकी शय पर या किसकी गैर जिम्मेदारी के चलते इन लोगों का धंधा फलता फूलता है? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी के शय नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि किसी को इलाज के अभाव में या उस डेड बॉडी के साथ दुर्दशा किया जाए। पहली चीज, सवाल इस बात का है कि सरकार का अपने अधिकारियों पर लगाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, अभी लोग बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, महिमा मंडल करने में लगे हुए थे कि ये है वो है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को पूरी तरह से अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी जैसा कह रहे हैं वैसा कार्य किया जा रहा है, और आप विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रहे कि वहां वो क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चीजें अगर सरकार, जिसकी भी सरकार होती है, तो उस विभाग के मंत्रालय को हैंडल करते हैं, सांसद आवाज उठा सकते हैं, उसको पास नहीं कर सकते हैं। आप सुविधा मुहैया का कोई कराएगा वो आपका मंत्रालय, ब्रजेश पाठक जी की दायित्व बनता है। लेकिन पाठक जी सिर्फ एक मीडिया का छपास भारतीय जनता पार्टी जितने देता है, मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, छपास बीमारी है। जाएंगे मीडिया ले जाएंगे, भौकाल दिखाएंगे, अस्पताल में घूमेंगे, आ जाएंगे। क्या ये ब्रजेश पाठक जी को नहीं पता था? हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग होती है। क्या ये इसका मतलब ब्रजेश पाठक जी का जो गुप्तचर है या जिले के जो सूचना को आदान प्रदान करने वाले जो भी ऑफिसर है, LIU है या जो भी हो, वो उनसे उनकी दुसामंजस्य नहीं है? तो सरकार की लापरवाही है कि सरकार में मस्त है। और रही बात अस्पताल की, अस्पताल तो पूरे प्रदेश में हर जिला में समस्या से जूझ रहा है, और अस्पताल ही नहीं, हर इस सरकार में हर विभाग अस्पताल से जूझ रहा है। मैम ठीक है, हर अस्पताल हर विभाग में यही लापरवाही, यही मिलीभगत, यही भ्रष्टाचार है। ठीक है सर, लौटते हैं। श्याम सलोनी जी, आपने सुना, हर जगह पर वही हाल है। अधिकारियों तक क्यों जानकारी सही नहीं पहुंचाई जा रही, मतलब अधिकारियों के द्वारा क्यों आखिर ऐसी लापरवाही की जा रही है? इसके पीछे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आती है। गर्मा जी, आप मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिएगा। अभिनव जी ने जिस तरीके से आरोप लगा दिए, एक मंत्री जो अपना समय निकाल करके और अकस्मात औचक निरीक्षण करते हैं, उनको आप छपास रोगी बोलते हैं, ये तो इनकी मानसिकता है। एक ऐसे लोग जो 2017 सुन लीजिए भाई, आप, हमने आपको सुना ना? ठीक है, अभिनव जी इंतजार कर ले। हाँ, बोलिए आप। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? कितने आपने एम्स बना के दिए थे, कितने जिलों में आपके हॉस्पिटल शर्म आ रही है? ये बात कहने में शर्म आ रही है? 112, 108 कौन दिया है? आज घर चलिए एक एक करके। अभिनव जी सुनिए। अरे अभिनव जी रुक जाइए, आप लोग आपस में डिबेट मत कीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज सर। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है मैम, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जिस तरह 17 में ही तो सब हुआ है, 12-17 सरकार में ही तो सब हुआ है। आज एम्बुलेंस घर घर पहुंच रही है। आपके पास कितना योगी जी के शासन में कितना कंट्रोल किया गया है। श्याम सलोनी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से, माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खामी है मुझे लगता। ये सत्ता के भूखे हैं गर्मा जी, सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो इसमें आवाज कभी कट जाती है, इसलिए मैं बड़े आराम से पोलाइटली बोल रहा हूँ। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये वो लोग हैं जो प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। ये प्यार की भाषा समझते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा। वो टीवी पे मैं देख रहा हूँ कितना चल रहा है। टीवी पे मैं देख रहा हूँ, इन्होंने लूट खसूट करने वाले लोग 2017 से पहले किस तरह से बीमारू प्रदेश, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई हॉस्पिटल तमाम बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी। देखिए गरिमा जी, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नेता
जनहित के मुद्दे मिल जाते हैं। मैं आप ये स्वीकार करो कि अभिनव जी आप रोकिए, मैं आती हूँ, बस एक बार इनको कंप्लीट कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी प्लीज। एक साथ बोलते हैं, आप लोगों की आवाज नहीं आती सर। श्याम सलोनी जल्दी बोलिए। कुछ घटनाएं मिलती है, हम मानते हैं कि घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुख होता है, लेकिन ऐसे मानसिकता के लोग जो अधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, ऐसे लोगों को सरकार ने समय पर दंडित किया है और ये लोग भी दंडित किए जाएंगे। जो अमरोहा में जिस तरीके से शव यात्रा जा रही है और वहाँ पानी भरा हुआ है, रास्ता खराब है, वहाँ के विधायक के लिए, यदि वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का विधायक है तो उसकी टिकट भी कटेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ और आप देख लीजिएगा। ऐसे लोग, निष्क्रिय लोग भाजपा में मंजूर नहीं है। और वहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी होगा और वहाँ का जो भी सीडीओ होगा, जो भी डीएम होगा, किया जाएगा, उनको चलिए ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। जिम्मेदार अधिकारी अगर एक्शन लेते तो ये सब मामले होते ही नहीं। खैर, संजय यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक है कानपुर देहात से। बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? हेलो जी बोलिए। नमस्कार मैम, मेरा मानना ये है उतनी जितनी सरकार की जिम्मेवारी है उतनी जनता की भी जिम्मेवारी है, और जनता ही संभले तभी प्रशासन संभलेगा। एक बंदा घूंट देता है, 4 देने वाले होते हैं और 1 मना करने वाला होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। अभिनव जी कुछ कह रहे थे आप, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर और मेहमानों को छोड़ेंगे। मैं ये कह रहा था मैम जी, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इस पर आरोप लगा कुछ नहीं होगा। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप लोग क्यों नहीं अपनी सरकार से, अपने लोगों से, अपने मंत्री विधायक, क्योंकि आप लोग बहुत करीब हैं सरकार के, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं श्याम जी कि आप लोग क्यों नहीं इस तरह की चीजों को उठाते हैं? अपनी बात, आपकी बात हमारे सांसद विधायक से जल्दी पहुंचेगी वहां तक, अगर इस पर नियंत्रण करना है। अभिनव जी सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, तो भी मैं खुद जाके जो है कुछ चीजें जितनी मेरे क्षमता है मैं उतना करती हूँ। तो आप भी एक इंसानियत के नाते इसको करिए, पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। मैं कहती हूँ कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, पर आप अगर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी विपक्ष में रहकर भी आप, हाँ, लेकिन पारुल जी मुझे लगता है जिम्मेदारी साफ तौर पर सपा ने विपक्ष को नकारा है, तो वो इसी वजह से कि सत्ता से उम्मीदें रही होंगी। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, और यही है कि जो आदमी गलत कर रहा है, एक दिन खाली ये मुद्दा उठाने से नहीं होगा। जब तक किसी एक की जो है वहां पर उनको नौकरी से नहीं बर्खास्त किया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस पे एक्शन लेना चाहिए। कड़ा संदेश और नजीर जब तक नहीं पेश की जाएगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर कोई ऐसे सख्त एक्शन होता है ना, तो आगे से कम और लोगों को भी डर बैठेगा कि ऐसी गलती करने पर हमें 4 दिन के लिए वापस से नौकरी जाने से होता है। पारुल जी नहीं, उनको हटाना पड़ेगा। हाँ, अगर एक हो जाए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हम 4 जने यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, पर जब ये प्रॉब्लम आएगी वहाँ 2 भी नहीं खड़े होंगे। अब मैं यही कह रही हूँ, जो पब्लिक के साथ में हो रहा है, जो पीड़ित लोग हैं, तो अगर साथ हो जाए, आप जो डॉक्टर हैं, एक भी हमको कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट रीता जी भी लगातार बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रीता जी क्या कहना चाहेंगी? नजीर पेश की जाए तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं, ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है क्या? रीता मित्तल जी अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए आप, पहले आएंगे। अभिनव जी आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। रीता जी को अनम्यूट कीजिए। आ गई है? आ रही है। हाँ, सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों को रोक लगानी चाहिए, जहां जहां पता चले वहां उनको हटा देना चाहिए, ग्रामीण सुविधाएं मिलनी चाहिए। और ये स्वास्थ्य और सम्मान कोई सुविधा नहीं, हर नागरिक का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना ही होगा। और सरकार कैसा चाह रही है उसमें पूरा कार्रवाई ले। बस मेरा कहना है सबको जो भी है उनको दंड अवश्य दिया जाए। ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार है। शैलेंद्र जी, आखिर इन सारी चीजों की जड़ क्या है? इन सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार ही है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि सड़क के लिए पैसा जरूर आया होगा, लेकिन शायद वो कहाँ गया आप सब जानते हैं। या फिर मशीन, जब एक्सरे हो रहा है, एक्सरे मशीन के लिए पैसा आया है, तो एक प्रिंटिंग मशीन में कितनी और ज्यादा लागत लग सकती है? इसी मंशा के साथ यहाँ पर एक्सरे की शुरुआत हुई थी कि कम से कम आम जनता जो वहाँ की स्थानीय है उसे दूसरे शहरों में जाकर लाइन ना लगानी पड़े और ज्यादा चीजें, दिक्कतें ना हो। लेकिन क्या मतलब मशीन लगाने का जब रिपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है एक्सरे की? ये बहुत ही
सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें जो भी इस तरह के मशीन, चाहे एक्सरे की हो या अल्ट्रासाउंड की मशीन हो या जो ये लोग ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं अलग अलग विटामिन की या स्टूल की, यूरिन की, ये सब में आप देखिए तो कभी न कभी किसी न किसी में रोग और खराबी बताई ही जाती है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ खत्म हो गई है और उसका जो सप्लायर है वो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। सीएमएस भी कहता है आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये सप्लायर तो शासन ने निर्धारित किया है, हम उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। दवाइयाँ नहीं है, क्या भाई क्यों नहीं है? देखिए हम क्या करें, तो सप्लाई एक अलग डिपार्टमेंट, एक कॉर्पोरेशन बना दिया है, अब वो सबसे खरीद करके यहाँ भेजते हैं प्रोक्यूरमेंट, और अगर हम नहीं लेते हैं तब भी दिक्कत है और हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हमने देखिए 3 बार उनको रिमाइंडर भेजा है। इस तरह की लगातार हर जगह शिकायतें हैं। तो एक तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शासन स्तर पर जो लोग सप्लायर के रूप में केंद्रीय के तौर पर बड़े ठेकेदार टाइप के बड़े सप्लायर उद्योगपति को लगाया गया है, वो मॉडल यहाँ पर फेल है। इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि ये जगह जगह पर लोग अपने हिसाब से जिसके पास उतनी क्षमता हो वो उससे ही सेवाएं लें और ठीक न लगे तो दूसरे को दे दें। हो सकता है उसमें छोटे लेवल पे कई जगह पर भ्रष्टाचार हो, लेकिन उससे आप अकाउंटेबिलिटी भी तय कर सकते हैं कि चूंकि तुम्हें को हमने अधिकृत किया है, तुम तय करो कि चीज क्यों नहीं हो पा रही है। एक बात। दूसरी बात ये समझना होगा कि यह एक सेवा है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में हमेशा व्यक्ति की विशेषज्ञता और उसकी मन स्थिति, उन दोनों का मिक्स रोल होता है। आप विशेषज्ञ हैं लेकिन आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं, हम कुछ आपसे करा ही नहीं सकते। इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग और उस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आप गौर कीजिए, ये जितने लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं, एक तो अधिकतर वो हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से आते हैं, अच्छा खासा पैसे वहां पर इनडायरेक्ट में दे करके, तो उनके दिमाग में कॉमर्शियल भाव है कि हम आ रहे हैं तो अब हमको वसूली करनी है। और निर्लज्ज तरीके से ये कई डॉक्टर हैं, मतलब जो शुरुआती दौर में भी चल रहे, वो सब निर्लज्ज तरीके से कमीशन लेते हैं। एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आके उनको बताता है साहब ये वाला सिरप लिखिए, साहब ये वाले टैबलेट लिखिए, आपको इतना पैसा आएगा। बहुत कायदे से वो अपना काम करते जा रहे हैं, तब भी उनका कमीशन बन रहा है। तो वो वही दवा लिख रहे हैं जिससे पैसे मिल सकते हैं। इतना तक शॉर्टकट निकाल लिया है कि अगर पेशेंट देखा जरा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, सीधे रेफर, उसको देखना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। एक बात, अभी झोला छाप की बात हो रही थी, तो आप ये जान लीजिए 40% बीमारियों के इलाज झोला छाप कर रहे हैं। अगर झोला छाप को हटा दीजिए, पूरी आपकी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। ये डॉक्टर ऐसा तो बैठे हैं केवल कि पहले आप निपट के आइए तब हम ऊपर आपको देख लेंगे। आप इनसे बहुत उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करानी तो इनकी मन स्थिति भी ठीक करनी पड़ेगी, सुझाव देते हुए। चलिए तभी कुछ सुझाव होगा। ठीक है, अभिनव जी का हम रुक कर लेंगे। अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देरी से, बताइए सर। देखिए गरिमा जी, सवाल ये है कि जब व्यवस्थाएं खराब होती हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगा के आप जीत नहीं सकते हो, या कोई चुनाव का माहौल नहीं है कि आप आरोप लगा दो हम पे, हम आप पे लगा दे और चीजें सही हो जाएंगी। वोट नहीं लेना है, आपको ये सोचना चाहिए कि पूर्व की सरकार ने क्या कार्य किया है, उससे बेहतर हमें करके जनता को दिखाना है। तो जनता ने आपको उससे अधिक नंबर दिया, मैंडेट दिया है, तब आप सत्ता में आज बैठे हो। आप 10 वर्षों से लगातार हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप पूर्व सरकार से तुलना करोगे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर घर निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं किया गया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? इसका तुलना करिए आप। देखिए, आप चिल्ला के बोलेंगे, आप चिल्ला के बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या की, तुलना करिए। आप तुलना करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव ने अगर एम्बुलेंस दिया तो आप उसके बदले में कुछ दिए होते तो मैं मानता, लेकिन शर्म इस बात की है, दुख इस बात का है कि आदरणीय अखिलेश यादव के दिए गए एम्बुलेंस में आज तेल का क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है, मैं मानता हूं, लेकिन आज से 3 वर्ष पहले भी लगातार पेपर में छपता था कि डायल 100 के लिए भी, एम्बुलेंस के लिए भी, निःशुल्क चलाने के लिए डीजल नहीं हो पा रही, सरकार नहीं दे पा रही है। गर्मा जी आपको भी होगा, चलन जी को भी, बहुत से लोगों को जानकारी होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आरोप ना लगा के आप अब कुछ बेहतर करिए।
बेहतर करने का प्रयास करिए और हर जिलों से कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास करिए, तभी विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि जनता बेचारी, और रही बात पारुल जी आपकी, तो पीड़ित एक होंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, 1 दिन 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इकट्ठा होकर एक बार सरकार को बदल कर देखिए, सरकार को बदलिए, संभवतः अच्छी व्यवस्थाएं आने लगेगी। मैं सरकार बदलने की बात कर रहा हूँ कि 10 वर्षों से आप नहीं वो उस बात नहीं देख रहे हो आप अविनाश जी, फिर आप देख रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 वर्ष जो आप माहौल क्रिएट कर रहे हो, मैं सुनूंगा आपको, मैं सुनूंगा माफिया जो आपने माफिया जो आपने चला रखा था, आप माफिया पे आ गए, आप माफिया पे आ गए आप, मैं सुनूंगा आपको, मैं सुनूंगा, मैंने सुना आपको ना, मैं सुनूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि तुलना होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। जैसे मैं आज अखिलेश यादव के 5 वर्षों कार्यकाल के आपके 10 वर्षों कार्यकाल की तुलना कर रहा हूँ। मैं आपको बता, एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया, फिर आप माफिया पे आ गए, फिर माफिया एजेंडा से हटिए मत ना आप, एजेंडा से आप फिर हट रहे हैं। एक जिला एक चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपका चरित्र टीवी पे दिखाया जा रहा है, आपका चरित्र हर घर में। कहती हूँ आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो कम से कम दर्शकों को समझ में तो आएगा कि दोनों लोग क्या कह रहे हैं। टीवी पर बैठे हैं सर। का सबसे बड़ा जनता के लिए खोल दिया है। आप बात करते हो, आप तुलनात्मक बात करते हो, मैं कहता हूं जिस संविधान की आप दुहाई देते हो, जिस पीडीए की देखो अब संविधान पे आ गया, पीडीए पे आ गया है, कितने बस राजनीति ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दे आपको बहुत अहमियत की चर्चा कर रहे हैं। आम जनता से जुड़ी और इसके भुक्तभोगी हम आप सभी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सपा या बीजेपी से जुड़ा कोई मुद्दा है, आप लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको बिठाया गया है। घर घर निःशुल्क एम्बुलेंस चलवाया तो आपने क्या किया? मैं नहीं तो पूछ रहा हूँ। श्याम सलोनी जी, चलिए अब जवाब तो लीजिए। अभिनव जी, अगर आपने पूछा है तो जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप शांत रहिए थोड़ा सा, 2 लोग बोलते हैं आवाज नहीं आती। श्याम जी आप जवाब दीजिए। ये देखिए वर्मा जी की तुलना कीजिए, हम तुलना बता रहे हैं ना। इनके सरकार में 2017 से पहले 2014 से 17 में 12 से 17 तक में क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? पूरे प्रदेश ने देखा था, पूरी जनता ने देखा था। एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया, ऐसा कौन माफिया था? अभिनव जी आप फिर बीच में बोलने लगे। अभिनव जी प्लीज सर, बीच में नहीं, बाद में टिप्पणी कीजिएगा। आप दोबारा मत बोलेगा बीच में प्लीज। श्याम सलोनी जी आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। छील कर मुख्यमंत्री से कैसे आइए उठवा लीजिए अपने जवाब को। ये तुलना करना चाहते हैं। चलिए श्याम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, श्याम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पारुल मैम, पॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर भी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ही बस वही सिलसिला शुरू कर दिया कि आप अखिलेश यादव अगर एम्बुलेंस अभिनव जी सर शांत रहिए। बाकी मेहमान भी बोलने के लिए आए हैं, सब आपको ही सुनते रहेंगे क्या? प्लीज पारुल जी को सुनने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। कि क्या बीजेपी के आने से श्याम सलोनी जी चुप हो जाइए सर चुप हो जाइए प्लीज सर, चुप रहिए। पारुल मैम आप बोलिए। खाली कहना चाहती हूँ कि भले बीजेपी हो या सपा हो या दूसरी और कोई भी पार्टी हो, ठीक है, ये मुद्दा जो है ना, ये नेशनल मुद्दा है, क्योंकि आज का नहीं है, या ये नहीं कि आज के बाद का होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनता की जो है कोई जीवन की वैल्यू है या नहीं है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि आदमी में 2 दिन बात करेगा, तीसरे दिन कुछ नहीं करेगा। और मैं आज भी ये बात कहती हूँ, अगर हम सब एक हो जाएं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके झोला छाप जो आपके डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं, या आप मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी भी इस वक्त जी है अभिनव जी और श्याम जी कि आप दोनों आपस में भिड़ गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। हमारा जो मुद्दा था मेन, वो मुद्दा कहाँ गया? बिल्कुल साफ तौर पर बस आरोप प्रत्यारोप लगाना है, समाधान पर चर्चा ही नहीं करने हैं। अभिनव जी जो मरे हैं, देखिए कोविड के अंदर मैं खुद गई हूँ लाशें जलाने के लिए, आपको पता है 10-10 हजार रुपए लिए गए हैं एक आदमी से जो है, ठीक है, जल्दी जो है बॉडी जलाने के लिए। चलिए पारुल जी जवाब ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। अभिनव जी को एक मौका देते। अभिनव जी सर, समाधान पर चर्चा बेहतर होनी चाहिए थी, बोलिए जल्दी से, कम शब्दों में।
देखिए गरिमा जी, मैं तो वही कह रहा था कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप लगाना कुछ नहीं होगा। हाँ। मैं तो कह रहा कि जब तक किसी भी लोगों में जब तक कंपटीशन की भावना नहीं होगी, उससे बेहतर करने की भावना नहीं होगी, तब तक कोई व्यवस्था सुधरेगी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर अखिलेश यादव जी हर जिले में अस्पताल दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, एम्बुलेंस निःशुल्क दिए, आपने क्या किया? मैंने बस यही पूछा सवाल किया ना। एम्बुलेंस दिए आपने, कितने मेडिकल कॉलेज दिए? आप झूठ बोलते हो। एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कब झूठ बोलते हो? कितने मेडिकल कॉलेज दिए आपने? कितनी मेडिकल सीट थी आपके समय पर? चलिए ठीक है, चलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। सुनिए सुनिए, अरे श्याम सलोना जी, हम मान लेते उन्होंने कुछ नहीं दिया, जनता ने मान लिया उनको वोट नहीं दिया, जनता ने मान लिया और उनको वोट नहीं दिया, लेकिन आपको तो दिया था। आपने क्या सुविधाएं दी? अस्पताल बना दिए, एक मशीन नहीं दिला पा रहे हैं आप, उनसे एम्स और एम्बुलेंस की चर्चा कर रहे हैं। बहुत गलत बात है ये, आप जिम्मेदारी निभाइए अपनी, बाद में सवाल पूछिएगा, गलत बात है। चलिए आप लोग बस इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, समाधान को लेकर कभी चिंता मत कीजिएगा, और इसी तरीके से आम जनता भुगतान करती रहेगी। शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो अस्पताल में कमी है, गांव में लाचारी है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? अपने आप में बड़ा सवाल है। अलग अलग जगहों से हमने आपको घटनाएं दिखाई जहां कहीं पर जो सुविधाएं हैं सरकारी वो लापता नजर आती हैं, कहीं पर डॉक्टर ही नहीं है, कहीं पर मशीन है तो रिपोर्ट नहीं है, और इतना ही नहीं, कहीं पर तो सही रास्ता ही नहीं कि लोगों का अंतिम सफर भी सही तरीके से संपन्न हो सके। अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये सरकारी सेवाएं दुरुस्त क्यों नहीं है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।